बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार के वास्ते। दोस्तों नमस्कार। पिछले कई सालों से भारत सरकार हमेशा ये कहती रही है कि हम किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे, और उनने एक डेडलाइन भी तय की है कि 2022 तक सभी किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। पर साथियों, कभी भी सरकार ने ये नहीं बताया कि वो कौन सी आमदनी को दुगना करेगा। वो किसान की आमदनी को 100 रुपये मानता है तो उसको 200 रुपये कर देगा, या वो 1000 रुपये मानता है तो 2000 रुपये कर देगा, या 10,000 रुपये मानता है तो 20,000 कर देगा। तो जब तक बॉटम लाइन फिक्स नहीं हो, जब तक न्यूनतम जो अभी आय है वो तय ना हो कि आज ये किसान की आय है, इसको हम दुगना कर देंगे, तब तक ये एक ऐसी कहानी है, ऐसी बातचीत है जो सब में चर्चा का विषय है। और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब इस पर काम कर रही हैं कि हम किसान की आमदनी को दुगनी कर देंगे। कोई कह रहा है कि आप किसानों के संगठन बनाइए, आप प्रोड्यूसर कंपनी बना लीजिए कंपनी एक्ट में, आप कोऑपरेटिव बना लीजिए, या आप ऐसी फसलों का उत्पादन करिए जो बाज़ार में बहुत ज़्यादा कीमत पर बिकती हैं। जो आप परंपरागत फसलें उगा रहे हैं उनको आप बंद कर दीजिए, आप स्टीविया की खेती कर दिए, सफ़ेद मूसली की खेती करिए, आप किनोवा की खेती करिए। और ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो विकास के कामों में लगे हुए हैं, वो भी ये बातें कर रहे हैं, और सरकारी तंत्र भी ये बात कर रहा है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमें 2-3 चीज़ें बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए कि विकास कैसे होता है और आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो कभी प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता। जैसे डॉक्टर एक पर्चा लिखता है, अगर मुझे मलेरिया हुआ है तो वो मुझे क्लोरोक्विन की गोली लिखता है, और अगर मैं अमेरिका में हूँ और क्लोरोक्विन खाता हूँ तो वही रिजल्ट आएगा। मैं अफ्रीका में हूँ और क्लोरोक्विन खाता हूँ तो वही रिजल्ट आएगा। या मैं भारत में हूँ और वो क्लोरोक्विन खाता हूँ तो वही रिजल्ट आएगा। इसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा होता है डेवलपमेंट, विकास। जिस रणनीति को अपना के अमेरिका में विकास हो सकता है, उस रणनीति से अफ्रीका में विकास नहीं हो सकता। जो रणनीति से अफ्रीका में विकास हो सकता है, उस रणनीति से इंडिया में विकास नहीं हो सकता। या भारत के किसी राज्य में से केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जिस प्रक्रिया से विकास हो सकता है, उसी प्रक्रिया से आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इनमें विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी परिस्थिति अलग अलग है। तो विकास कभी भी प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। पहली चीज़ हमें ये समझना है। दूसरी चीज़ कि जो गतिविधियाँ अभी तक वहाँ नहीं हो रही हैं, हम लोगों में क्या आदत होती है कि जब हम किसी जगह जाते हैं और वहाँ की काम करने की तरीके को देखते हैं, वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं उनको देखते हैं, तो हम हमेशा उन गतिविधियों को पहले नोटिस करते हैं जो वहाँ नहीं चल रही होती हैं। ये हमारी एक साइकोलॉजी है कि हम अभाव को या नकारात्मकता को पहले महसूस करते हैं, सकारात्मकता को उतनी तेज़ी से हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी गांव में या किसी राज्य में हम गए हैं और हमने देखा कि वहाँ फूलों की खेती नहीं हो रही है, वहाँ डेयरी की खेती नहीं हो रही है, वहाँ स्टीविया की खेती नहीं हो रही है, या वहाँ सब्जियों की खेती नहीं हो रही है। तो हमें लगने लगता है कि अगर हम ये गतिविधियाँ यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ शुरू कर देंगे, तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोई भी गतिविधि एक इकोसिस्टम में काम करती है
उसके लिए हमें एक परिस्थितिक वातावरण की आवश्यकता होती है, और इसको मैनेजमेंट में हम कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज। जैसे अगर हम कोई भी गतिविधि करते हैं, मान लीजिए हम चाय बनाते हैं। अब चाय बनाना एक कॉमन गतिविधि है, पर चाय बनाने तक जितनी चीज़ें लगती हैं, जैसे चाय की पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, आपको भगोनी चाहिए, केतली चाहिए, या छानने के लिए कोई चीज़ चाहिए, छन्नी। अगर इसमें कोई भी एक चीज़ नहीं होगी, जैसे मैंने आग नहीं कही, गैस या माचिस मैंने नहीं कही, अगर ये एक चीज़ छूट जाएगी तो चाय बनेगी नहीं। इन सब चीज़ों को मिला के हम कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज। इसी तरह जब चाय बन जाती है तो चाय बनाने का जो काम है वो हमने क्यों किया है कि हम चाय को उपयोग कर सकें। तो चाय के उपयोग करने तक जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। जैसे हमें कप प्लेट चाहिए, पीने वाला चाहिए, तो ये सब फॉरवर्ड लिंकेज है। तो अगर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की कोई कड़ी मिसिंग होगी तो वो गतिविधि वहाँ नहीं हो रही होगी। तो हमें ये क्लियरली समझना चाहिए कि इसी तरह आर्थिक गतिविधि भी अगर किसी क्षेत्र में नहीं हो रही है तो उसका मतलब है कि वहाँ उसके लिए आवश्यक अधोसंरचना में फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेज में कुछ कड़ियाँ मिसिंग हैं। अगर हम उन कड़ियों को जोड़े बिना वहाँ गतिविधि शुरू कर देते हैं तो जब तक सरकारी पैसा है, जब तक कहीं से अनुदान आ रहा है, जब तक हम फ्री में लोगों को चीज़ें दे रहे हैं, वो गतिविधि चलाते रहेंगे। पर जैसे जैसे ये अनुदान, ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता जाएगा, वैसे वैसे वो गतिविधि बंद हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि हमने ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ कर रखी हैं। किसी एक क्षेत्र में स्व सहायता समूहों ने बहुत अच्छा काम किया, तो हमने पूरे हिंदुस्तान में ये व्यवस्था शुरू की कि महिलाओं के स्व सहायता समूह होंगे तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब महिलाएं पिछले 30-35 साल से स्व सहायता समूह बनाती हैं, गाने गाती हैं, हफ्ते हफ्ते पैसा इकट्ठा करती हैं, आपस में लेन देन करती हैं, पर गरीबी अभी भी वैसी ही वैसी है, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क आया नहीं है। फिर हमने बात की कि हम कोऑपरेटिव बना देंगे, तो हमने मिल्क कोऑपरेटिव बनाए, हमने सीड कोऑपरेटिव बनाए, सब्जियों के लिए कोऑपरेटिव बनाए, पर हम देख रहे हैं कि वो भी तभी तक काम करते हैं जब तक लोगों को उससे फ़ायदा होता है। जैसे ही लोगों को फ़ायदा बंद हो जाता है तो वो गतिविधि वहाँ नहीं चलती है। अब 2002 में भारत सरकार ने कंपनी एक्ट में एक अमेंडमेंट कर दिया और उन्होंने कहा कि हम प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे। अब किसानों ने प्रोड्यूसर कंपनियां बनाना शुरू की, क्योंकि इसके लिए अनुदान आ रहा है, इसके लिए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो बिना सोचे समझे कि कौन लोग प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे, वो साझेदारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो एक जैसी गतिविधियां करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक जैसी है, वो एक साथ उठते बैठते हैं, उनमें रोटी बेटी का संबंध है या नहीं है, उनकी मान्यताएं क्या हैं, ये सब जाने बिना समझे बिना, क्योंकि सरकार ने एक लक्ष्य दे दिया कि 10,000 या 5,000 हमें प्रोड्यूसर कंपनी बनाना है, तो सब लोग उसमें प्रोड्यूसर कंपनी बनाने में लग गए। तो ये कागज़ पे बन जाएगी पर ये काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके लिए हमें वहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज में जो मिसिंग लिंक्स हैं उसको पहचानना पड़ेगा। तीसरी चीज़, गरीबी कभी भी जो होती है वो दो जगह होती है, एक भौतिक स्तर पे होती है और एक साइकोलॉजिकल स्तर पे होती है, मानसिक स्तर पे होती है। तो जो गरीब आदमी होता है उसके पास आइडियाज़ भी नहीं होते हैं, उसके पास उतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो सब कुछ कर सके। पर जो विकास के काम करते हैं, अधिकारी लोग हैं या विकास की एजेंसियां हैं, वो क्या करती हैं कि वही आदमी उत्पादन करेगा, वही आदमी प्रोसेस करेगा और वही आदमी मार्केटिंग करेगा। अगर उसमें इतनी स्किल है, इतनी क्षमता है, तो वो अभी तक कर ही रहा होता ना, वो आपका और हमारा इंतज़ार तो नहीं कर रहा होता कि वो उत्पादक भी हो जाए, वो प्रोसेसर भी हो जाए और वो मार्केटिंग भी कर ले। तो ये संभव नहीं होता है।
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनमें एडॉप्टिबिलिटी कितनी है, वो क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना स्किल वो बढ़ा सकते हैं। मेरी जैसे समझ है कि कोई अकुशल मजदूर या अकुशल किसान ट्रेनिंग के बाद कुशल मजदूर या कुशल किसान बन सकता है, पर सभी मजदूर और सभी किसान व्यापारी नहीं बन सकते हैं। तो हमें जो लोग विकास के कार्यों में लगे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि सबको हमें एक ही लाठी से नहीं हाँकना है, सबको हमें एक जैसे टनल में नहीं घुसाना है कि वो सब व्यापारी हो जाएंगे और सब अपना सामान बेचने लगेंगे। इतना ये चीज़ आसान नहीं होती है। चौथी चीज़, कभी भी चाहे पारिवारिक स्तर पे आप देख लीजिए, व्यक्तिगत स्तर पर देख लीजिए, सामाजिक स्तर पर देख लीजिए, राज्य के स्तर पर देख लीजिए या देश के स्तर पर देख लीजिए, वही देश समृद्ध होते हैं, वही लोग समृद्ध होते हैं जो पैसे को घुमाने की कला जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये कमरा एक गांव है, इस गांव में मैं कहीं बाहर से मजदूरी करके 100 रुपये लाया हूँ। अब मैं 100 रुपये लाया हूँ तो मैं इन 100 रुपये को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्चा करूँगा। तो मुझे खाने के लिए चीज़ें खरीदने, सब्जी खरीदना है, दवाई खरीदना है, किताबें खरीदना है बच्चों के लिए, या कपड़ा खरीदना है। तो ये सेवाएं मुझे कहाँ मिल रही हैं, ये वस्तुएं कहाँ मिल रही हैं, ये गांव के बाहर मिल रही हैं। तो मैं दूसरे दरवाजे से ये 100 रुपये लेके गया और मैंने वो 100 रुपये वहाँ खर्चा कर दिया और अपनी आवश्यकता की चीज़ लेके मैं अपने गांव में आ गया। अब ये 100 रुपये ने इस मेरे गांव में 100 रुपये की ही वैल्यू तैयार की और एक आदमी की यानी मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति की। अब दूसरी कल्पना आप करिए कि एक गांव ऐसा है जहां बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। तो अगर मैंने 100 रुपये से सब्जी खरीदी है तो सब्जी वाले ने 100 रुपये से गल्ला खरीदा है, गल्ले वाले ने 100 रुपये से कपड़ा खरीदा है, कपड़े वाले ने दवाई खरीदी है, दवाई वाले ने पेट्रोल खरीदा है। तो अगर ये रुपया मेरे गांव में 10 बार घूम गया तो इस 100 रुपये ने 1000 रुपये की वैल्यू क्रिएट कर दी। रुपये 100 ही है पर वो इतनी तेज़ी से वहाँ घूमा और अर्थव्यवस्था में कि उसने 1000 रुपये की वैल्यू तैयार कर दी और 10 लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर दी। तो गांव में हमें पैसा पंप करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये बातें हो रही हैं कि हम पैसा डाल देंगे, लोगों के खाते में पैसा दे देंगे, लोगों को पैसा बांट देंगे और वो धनी हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। वहाँ हमें ऐसी परिस्थिति तैयार करना पड़ेगी, वहाँ हमें ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसे सिस्टम का निर्माण करना पड़ेगा जो गांव की अर्थव्यवस्था में रुपए को घुमाए। जितनी तेज़ी से रुपए घूमेगा, जितनी बार रुपए घूमेगा, उतने लोगों को रोजगार मिलेगा, उतने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और उतनी समृद्धि उस गांव में आएगी। तो अभी हम देखते हैं कि बैंक का अगर हम CD रेशियो देखें, एक रेशियो होता है जिसमें किसी क्षेत्र में कितना पैसा जमा हुआ है और कितना पैसा उनने वहाँ लोन दिया है। अगर ये CD रेशियो को हम देखें और कुछ ऐसी गतिविधियां जो शहर के आसपास के गांव हैं या बैंक जैसे मशीन उपकरण में, गोदाम बनाने में, ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदने में जो पैसा दे रहा है उसको हम हटा दें तो हम देखेंगे कि ये CD रेशियो निगेटिव होता है। मतलब गांव वाले ज़्यादा पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं और बैंक उस पैसे को गांव की अर्थव्यवस्था से पंप करके शहरी अर्थव्यवस्था में डाल रहा है ताकि वो शहरी अर्थव्यवस्था में अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकें, वहाँ अधिक लाभकारी तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि गांव की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ जैसे ही कोई शहर बढ़ता है तो सबसे पहले शहर क्या करता है कि जितने गांवों के आसपास का जो उसका प्रभाव क्षेत्र होता है, वहाँ के जितने कुशल लोग होते हैं, चाहे वो व्यवसाय में कुशल हों, चाहे बुद्धि कौशल उनमें हो, चाहे उनमें कोई कलाकारी हो या अच्छे बिजनेसमैन हो, वो सब गांव से उठ के शहरों में आ जाते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ पारिवारिक परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। तो जितने कुशल लोग हैं वो गाँव से शहर में आ जाते हैं। जब ये कुशल लोग शहर में आ जाते हैं तो गाँव के जितने संसाधन हैं
वो भी शहरों में आने लगते हैं। वहाँ का रॉ मटेरियल शहरों में आ जाएगा, दूध आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा, सब खाद्यान्न आ जाएगा, अच्छी फल सब्जी आ जाएगी। और गांव में कौन रहता है? गरीब, वृद्ध और बच्चे, ये गांव में बच जाते हैं। तो वृद्ध, गरीब और बच्चे गांव की अर्थव्यवस्था को समृद्ध नहीं बना सकते हैं। तो हमें बजाय पैसे बहुत ज़्यादा पंप करने के या इंडिविजुअली पैसे बांटने के, क्योंकि इंडिविजुअली जब कोई भी स्कीम के तहत हम पैसा बांटते हैं तो शुरू में उसका तत्कालिक प्रभाव होता है, पर उसका दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि राज्य कोष का वो पैसा उतना खर्च हो जाता है और उससे कोई स्थायी संसाधन विकसित नहीं होते हैं। और पिछले 60-70 सालों में हम ये देख रहे हैं कि हमने विकास के जिन मॉडलों पे काम किया है, उन मॉडलों का यही रिजल्ट आया है। आज सब दूर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में असमानता है, डिस्पैरिटी है, और क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच में असमानता है। तो इस असमानता को दूर करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वहाँ विकास की गतिविधियों को मल्टीप्लाई करने के लिए, विकास की गतिविधियों को शुरू करने के लिए और रुपए को घुमाने के लिए किस तरह की परिस्थिति तंत्र बनाने की ज़रूरत है, किस तरह की नीति बनाने की ज़रूरत है, ताकि उन नीतियों का फ़ायदा उठा के वो क्षेत्र के लोग अपना काम कर सकें। क्योंकि बाज़ार के ऊपर अगर हम सब चीज़ छोड़ देंगे तो बाज़ार समृद्ध को और समृद्ध बनाता है और गरीब को और गरीब बनाता है। बाज़ार विकसित क्षेत्र को और विकसित क्षेत्र में परिवर्तित करता है और पिछड़े क्षेत्र को और पिछड़ा क्षेत्र बना देता है। तो इस डिस्पैरिटी को बढ़ाने की व्यवस्था बाज़ार की अर्थव्यवस्था से होती है और यही सरकार की आवश्यकता है। नहीं तो सरकार की आवश्यकता क्या है? बाज़ार तो काम कर ही रहा है। सरकार ऐसे क्षेत्रों में और ऐसे व्यक्तियों में जो वंचित हैं, जो आज की नीतियों के कारण जिन तक संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनको विकसित करना है, उनको समृद्ध बनाना है, तो हमें ऐसी नीतियां बनाना है। तो सरकार इस तरह की नीति बना सकती है और इस तरह की परिस्थिति तैयार कर सकती है। बाकी ये आदमी के ऊपर है, ये व्यक्ति के ऊपर है कि जो परिस्थिति सरकार ने तैयार की है उसका वो लाभ उठा के अपनी गरीबी दूर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आप देखेंगे किसान नहीं कह रहे हैं कि मुझे अपनी आमदनी दुगनी करना है। किसान तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम तो खेती कर रहे हैं, हमें हमारी फसल का पैसा दे दो, हमें कृषि आदान सस्ते में दे दो, पर वो आमदनी की कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। पर सरकार जो किसान नहीं है, जो किसानी खेती नहीं कर रही है, अधिकारी जो खेती नहीं कर रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि मैं आपकी आमदनी दुगनी कर दूंगा। तो अगर मुझे अपनी आमदनी दुगनी नहीं करना है तो आप ज़बरदस्ती मेरी आमदनी कैसे दुगनी कर देंगे? तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि इस तरह की व्यवस्था को हमें करना चाहिए। हम लोग ई फसल कंपनी के माध्यम से इसी तरह की परिस्थितियां निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने छोटे स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, जितने संसाधन हमारे पास हैं उस संसाधनों से हम ऐसे मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जहां लोग आके काम करें, जहां लोग आके अपने व्यवसाय को बढ़ाने की बात करें, अपनी आय को बढ़ाने की बात करें। तो जो लोग इस तरह के अभियान में जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो ई फसल से जुड़ें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें और देश को विकसित बनाने में मदद करें। धन्यवाद।